मैं अशोक माथुर साहब आपके पास आ रहा हूं और एक चीज समझने के लिए आ रहा हूं। एक कुछ दो घटना तेजी से चल रहे हैं। एक तरफ शरद पवार जी का एक घटनाक्रम आ गया है जो कहने को तो एनसीपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उससे विपक्ष की जो एकता है या वो भी इफेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ अशोक भाई साहब ये बताइए, कर्नाटका में जिस तरह से कांग्रेस एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह से मोदी जी अनमने भाव से, मोदी जी का आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी इलेक्शन में उनका मन ना लग रहा हो। मोदी जी इस बार फोकस नहीं आए हैं, ये साफ दिख रहा है। मोदी जी उतना जा नहीं रहे हैं कर्नाटका। और सिर्फ यही नहीं, कुछ इंडिकेशंस भी इस तरह के लग रहे हैं जैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ बीजेपी के नेता टूट के आ रहे हैं, और वो भी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं। कर्नाटक में बहुत से नेता टूट के आए, जगदीश शेट्टार आए, उनके पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि नेता टूट के आ रहे हैं। उनके नंद कुमार साई आए, कैलाश जोशी के लड़के दीपक जोशी जो कहे हैं कि मुझे ना टिकट चाहिए ना मैं कुछ वो चाहिए, लेकिन मैं बीजेपी छोड़ दिया हूं, अब मैं कांग्रेस पर। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, क्या ये कांग्रेस के रिवाइवल के दिन आ रहे हैं, या ये एक क्योंकि अभी तो इलेक्शन भी थोड़ा दूर है छत्तीसगढ़ और वहां पे, ये क्यों ऐसा हो रहा है? लोग तंग आ चुके हैं बीजेपी से, या इसका कारण क्या है? अशोक माथुर साहब। नमस्ते भाई। अभी हमारे देश में काफी हलचल है और लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस रिवाइव करेगी। अच्छी बात है, लेकिन टू पार्टी सिस्टम तो हमारे देश में है नहीं, और कांग्रेस या भाजपा के अलावा कोई विकल्प भी मतदाता को दिखाई नहीं दे रहा कि अगर भाजपा से वो नाराज हैं तो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के पास। और कांग्रेस से अगर नाराज है तो कहाँ जाएंगे? भाजपा के पास। क्योंकि इस लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है, तो बड़ा अजीब तरह का मामला बन गया है कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, कांग्रेस ने अपने हालात सुधारी है। उससे का बड़ा कारण यह है कि लोगों के बीच में भाजपा और आरएसएस दोनों का भंडाफोड़ हो रहा है। लोग एक्सपोजर इतना जबरदस्त हो रहा है कि लोगों में निराशा की स्थिति पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब बहुत से अंतर्विरोध पैदा होने लगे हैं, और उसको लेकर के भी अभी वहाँ कई तरह की बौद्धिक कई तरह की बातें चलती हैं। उनको लेकर कांग्रेस के सामने एक अच्छा अवसर आ गया है कि वो अपने आप को सुधार कर, अपने आप को संगठित करके आगे बढ़ जाए। लेकिन विपक्ष की एकता का जहां तक सवाल है, तो जब जब विपक्ष एक होता है तो हमने देखा विपक्ष एक हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी को हटा दिया, फिर एक हुआ तो सत्ता पलट दी, तो सब ठीक बात है, हो जाता है। लेकिन मिनिमम राजनीतिक कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया कि अगर विपक्ष के तमाम लोग इकट्ठे होते हैं तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम को लेकर वो मतदाता के पास जाएंगे कि भाई ये हम करेंगे या ये हम नहीं करेंगे। ये स्पष्ट स्पष्ट, क्योंकि अभी मतदाता की स्थिति बहुत बदल गई। जो हमारा वोटर है उसके अंदर एक तो महत्वाकांक्षा बढ़ गई, और इकोनॉमिज्म ने और ये रेवड़ियां बांटने वाली जब संस्कृति राजनीति में आई, इसने लोगों के अंदर इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं पैदा कर दी हैं कि हमको ये मिल जाए। और सामूहिक की जगह इंडिविजुअल भी हो गया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे लिए क्या किया। सामूहिक में तो ये होता था कि हम पूरे देश का विकास करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, राज्य का विकास करेंगे, या पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, उसमें इतने रोजगार के अवसर पैदा होंगे, या ये होगा वो होगा। लेकिन अभी प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति के अंदर हमारे राजनीतिज्ञों की जो रणनीति रही है, चाहे भाजपा हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा पैदा हो गई कि भाई हमको मिलना चाहिए। हमको 1,000 रुपया मिले, हमको 500 रुपया मिले, या हमको क्या मिल रहा है व्यक्तिगत तौर पर, ये व्यक्तिगत तौर पे मिलने में अगर कमी रहेगी तो वो मतदाता रूठ जाएगा, क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम हमारे राजनीतिक लोगों के बीच में दे नहीं पाए। जैसा कि एक जमाने में लोहिया जी ने दिया, एक जमाने में रेडिकल लोगों ने दिया कि वामपंथ था, दक्षिण पंथ था, वो तो बहस से गायब हो गई कि हम किस प्रकार का सिस्टम चाहते हैं, हम सामूहिक रूप से किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, सामूहिक रूप से किस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं, वो बहस तो गायब हो गई। अब तो इंडिविजुअल लोग सोच रहे हैं कि हमको क्या दिया, और क्या दिया का सवाल जब आ जाएगा तो ये राष्ट्र का सवाल या दुनिया का सवाल ये गौण हो जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी है और ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पहुंच रहे हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, ये सारी बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ राजनीति के जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उन हरकतों में जातिवाद को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, और बहुत मजबूती के साथ में।
और वो जातीय विकास या जातीय मतगणना का भी जो मामला सामने आया, उसमें ऊपरी तौर पर आज हम सबको बड़ा अच्छा लगता है कि जातीय मतगणना हो, सबको पता लग जाए कौन कौन किस किस जाति के हैं। तो इसका आगे जाकर हम क्या करने वाले हैं? हमारी जो चुनावी संस्थाएं हैं जिनमें हम चुन के लोगों को भेजते हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, पंचायत समिति है, उसमें फिर क्या हमारा जो होगा, तो भाई कितने राजपूतों के एमएलए हैं, कितने जाटों के एमएलए हैं, कितने मेघवालों के हैं, किसके किसके क्या क्या एमएलए, जातीय प्रतिनिधित्व तो होने वाला है। अभी प्रतिपक्ष को बहुत कड़ी चुनौती है और उनको एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कठोर रूप से कि भाई वो अपना एक मिनिमम राजनीतिक कार्यक्रम लोगों के बीच में लाए। जहां तक शरद पवार साहब का है इस्तीफा, इस इस्तीफे का आंशिक तौर पे फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोग बहुत गहराई तक चीजों को नहीं सोच रहा। जो हमारा मतदाता है, उस मतदाता को ये लगेगा निराशा, खासतौर से महाराष्ट्र के इलाके में और कर्नाटका के पास में इसका असर पड़ेगा कि शरद पवार का क्या स्टैंड होता है या उनकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है। ये कह देना मात्र कि भाई हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, उससे आप मतदाता को मोरली हाई नहीं कर पाते। आप बीजेपी में जाएं या ना जाएं, आप खुद थाली में परोस के हमारे लिए क्या लाएं, ये बात मतदाता बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखना चाहता है। हमारे देश में पिछले दिनों में ये भी हुआ कि अभी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के सिस्टम से लोगों में बहुत चेतना पैदा हुई है, लेकिन वो चेतना इकोनॉमिज्म, अर्थ आधार पर चेतना पैदा हुई है, कोई राजनीतिक विचार या सोच की चेतना पैदा नहीं हुई। इसलिए पार्टियों को ये बिल्कुल सौदेबाजी का धंधा होगा कि सौदेबाजी में कौन कितना आगे निकल जाए। आरएसएस और बीजेपी के सामने भी ये दिक्कत है। जो लोग पिछले 7 अब आरएसएस को शायद 100 वर्ष हो गया, अब 100 वर्ष में आरएसएस जो घुटी लोगों को घोट घोट के पिलाया है, उनमें से बहुत सारे लोग मेरी उम्र के हैं। और वो मेरी उम्र के लोग जो आरएसएस से निकले हैं, वो ही सोचते हैं क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। वो ये लोग सोचते हैं क्या पाकिस्तान नेशनल होगा कि नहीं होगा, कश्मीर का क्या होगा। ये सारे मसले ऐसे गंभीर मसले हैं जिनको लेकर के बहुत गंभीरता के साथ आरएसएस और बीजेपी को भी अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। नहीं तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से वामपंथियों की सरकार बंगाल में रही, लेकिन कोई मॉडल वामपंथी वहां प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसका परिणाम हुआ जब एक नारा लगता था टाटा बिरला की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, उसका परिणाम ये हुआ कि नक्सलवाद पैदा हुआ। जो निराशा पैदा हुई वामपंथियों में, जो नौजवानों में, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, इसी ढंग से एक नई तरह की प्रॉब्लम हमारे देश में पैदा होगी और वो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी कि जो लोग पिछले 30-40 साल से आरएसएस और बीजेपी से कुछ ऐसे मुद्दों पर उम्मीद कर रहे थे कि वो उनकी भावनात्मक चीजों को पूरा करेंगे, वो बीजेपी कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि आज की दुनिया के अंदर और हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर ऐसा हो नहीं सकता हिंदू राष्ट्र बन जाए। और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में, सब जातियों ने, सब धर्मों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, साझी विरासत है हिंदुस्तान सबकी, सब लोगों ने इसमें कुर्बानी दी, सरदारों ने दी और सभी इलाके के लोगों ने दी, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग संग्राम कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध। उन लोगों के भी आप ये बंटवारा कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमारा ये जो 2 साल है, केवल वोट डाल करके सरकार तुलने तक समाप्त नहीं हो जाने वाला। वोट डाल के तो क्योंकि परंपरा है या संवैधानिक व्यवस्था ऐसा है कि आपको पसंद नापसंद के आधार पर आप वोट डाल देंगे और वोट डालने के बाद कांग्रेस या भाजपा में से कोई ना कोई जीतेगा। ये अच्छी बात है कि एक सशक्त कांग्रेस की हालात इतनी सुधरी है कि भाजपा को थोड़ा थोड़ा सा उनका डर सा लगने लगा है कि कांग्रेस उभर रही है। जी तो देखते हैं क्या होता है। जी मैं अशोक माथुर साहब बहुत संक्षेप में एक चीज समझ लूं, और मैं इसलिए समझ लूं कि ये जो धरना प्रदर्शन ये सब होता है, इसका अन्ना आंदोलन के समय अगर आपको याद हो, अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो आंदोलन के बीच में कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के लोग जाके अन्ना के पास गए थे, बात हुई थी, पार्लियामेंट चल रही थी, उसी चलती हुई पार्लियामेंट में सारे आश्वासन दिए गए थे। ये बीजेपी का एक ये वाला एटीट्यूड क्या है कि ना मैं बात करूंगा ना मैं बोलूंगा, और मतलब कुछ हो जाए। वो किसान 1 साल तक बैठे रहे, प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला जब तक उनको अपनी चुनावी फायदे के लिए ये नहीं लगा कि अगर इसको वापस नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुंह दिखाएंगे तब तक। ये क्या कांग्रेस में, हम सब लोग कांग्रेस के विरोधी रहे, आप भी रहे हम भी रहे, लेकिन कांग्रेस में कम से कम एक बातचीत का रास्ता रहता था। वो माने ना माने अलग बात थी, ये तो बिल्कुल बातचीत करेंगे। इस पे एक बहुत संक्षेप में आपसे अशोक माथुर साहब।
ये लोकतांत्रिक चरित्र का मामला है। जो इनकी जड़ें हैं, जो एक तरह से यूं कहूं कि बचपन से जो संस्कार यहाँ पे आए, जो संगठनों से ये लोग आ रहे हैं, इसका मूल रूप से साफ है आरएसएस। उसके अंदर फासिज्म या उसका जो चरित्र है, उस चरित्र में ऐसी चीजें हैं नहीं। तो मोदी जी का मुंह खुले या ना खुले, लेकिन मोदी जी और ये लोगों को दो बात खूबी आती है। अन्ना आंदोलन का भी इन्होंने बखूबी उपयोग लिया, जेपी आंदोलन का भी इन्होंने बखूबी उपयोग लिया, और कांग्रेस के अंदर जो लोकतांत्रिक चरित्र है उसमें हम देखते हैं कि ये भी पनपे। और कांग्रेस ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और चरित्र के तहत हर एक को स्पेस मिलती थी कांग्रेस की राजनीति के अंदर। लेकिन यहाँ आप ये उम्मीद कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से देश को पता लग जाएगा कि फासिज्म क्या है, तानाशाही क्या होती है, या एकाधिकारवाद क्या होता है, राजनीति में एक ही धारा क्या नुकसान होता है, लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनका सत्ता में आना देश की जनता के सामने और मतदाता के सामने एक राजनीतिक प्रशिक्षण का दौर ले आया है, क्योंकि लोगों को पहचान नहीं थी। अब लोगों को पहचान हो जाएगी। जैसे अभी भी यही क्या, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वहां लोगों की सुनवाई नहीं होती, लोगों की बात नहीं सुनी जाती, ना लोगों को स्पेस दिया जाता है कि वो अपनी बात को कह सके। तो ये एक देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और इनसे ये उम्मीद करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नादानी होगी कि ये लोगों को सुने या लोगों को इवन जिस लोकपाल को लेकर अन्ना साहब ने आंदोलन किया था उस लोकपाल का क्या हुआ, हम सब सोचे। और ये अरविंद केजरीवाल, ये भी, उनको भी शुरू शुरू में इन्होंने सपोर्ट किया था, शिवसेना को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। और जिनको ये सपोर्ट करते हैं, ये तो वैसी बात है, जिस थाली में खाओ उस थाली में सुराख करो। ये इनके चरित्र का एक विशेष गुण है। अब पता नहीं कितने दौर तक ये चलेगा। धन्यवाद।